फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ये क्लियर करना है कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर सॉलिड स्फीयर हो और कंडक्टिंग होगा तो उसको जब हम चार्ज करेंगे तो वो चार्ज उसके सरफेस के आउटर मोस्ट आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग तो समझ आए, तो जिसमें जो है मतलब मेटेलिक नहीं हो, जिसमें करंट फ्लो ना होगा, ऐसे मटेरियल का अगर स्फीयर है उसको हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज करते हैं। यूनिफॉर्मली चार्ज करने मतलब क्या हो गया, जब हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करेंगे उसके वॉल्यूम में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब जब हर जगह पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उस केस में अगर हम स्फीयर के किसी एक पॉइंट में चार्ज निकालना पड़ेगा तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और नई फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमें चाहिए क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन करनी होगी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का डिफिनेशन क्या हो जाए, पहले तो ऐसे समझ, टोटल चार्ज गिवन टू द स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वही हमने कहा कि चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए चार्ज बॉडी इज नोन एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, रो से। ठीक है, अगर इसको हिंदी में कहते हैं तो चार्ज बॉडी के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होगी उसको हम कहेंगे एकांक, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी में टफ वर्ड हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सिंपल है कि हमने क्या कहा यहाँ पर, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसी को हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। मतलब रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज गिवन टू द स्फेरिकल बॉडी, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी यूनिट नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, कूलम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारा टारगेट क्या है, मतलब फाइनल टारगेट पर चले। टारगेट हमारा ये है कि नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये तीन कंडीशन बन सकता है, इसलिए हमने इस फिगर में देखो हमारा ये क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसको हमने क्या किया है, चार्ज, और वो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये तो आउटर पॉइंट पर जो कि स्फीयर के बाहर है, पॉइंट P पर, और इसके डिस्टेंस को हमने सपोज कर लिया सेंटर से r। ठीक, और एक हमने उस पॉइंट पर फाइंड करना है जो कि हमने Q लिया है, ये स्फीयर के सरफेस पर, और ये पॉइंट हमने लिया है, थर्ड पॉइंट D लिया है जो इस स्फीयर के अंदर है। इन तीनों पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक, तो हम फर्स्ट केस में चलते हैं। फर्स्ट केस एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या लेते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट D यहाँ पर हमने लिया है। तो हमने पहले ही कहा है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी होती है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस होकर के जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, तो इसके अराउंड जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा, उसका सेंटर वही होगा जो इस स्फीयर का सेंटर है। तो अब क्लियर सी बात है कि यहाँ से जब रेडियस r का, इस वाले पर r का जो है ये स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो वही P से पास होगा। तो इस P पर हमें फाइंड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो क्या होगा, सेंटर से P को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी। अगर ये स्फीयर हम पॉजिटिवली चार्ज देते हैं तो, अगर नेगेटिवली चार्ज लेंगे क्लियर सी बात है इनवर्ट डायरेक्शन
वो तो फॉर्मूला डिराइव करते इसमें हम लोग जनरली ये भी लिखते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया है, एलिमेंट्री सरफेस एरिया किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। मतलब ई और डी के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो 0 होगा। क्लियर? अब पहले सबसे पहले हम ये फाइंड कर लें कि जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है उसके अंदर चार्ज कितना है। तो क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर पूरा का पूरा हमारा स्फीयर ही है, इसमें टोटल चार्ज इसके अंदर है। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना होगा, अगर टोटल चार्ज पर क्यू कंसीडर करते हैं तो क्यू ही होगा। बट हमें यहाँ पर गिवन है चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जब गिवन होगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वो क्या है, चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और इस स्फीयर का रेडियस जो कि r है, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा रो इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल है। तो हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करें जैसे कि हमने क्वेश्चन हमारा कर है क्यू इक्वल टू। क्लियर? अब फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, आरडी टू डिफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रोड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए, ये जो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। क्यू क्या है, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। अभी आप वैल्यू पुट करके साथ साथ इसको भी साबित करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी वास 0, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है, एक बार 0 हो जाएगा। और क्यू लेने पर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, या भी नहीं रहते हैं, ये बाद में पुट करेंगे कि वो भी हमारा क्यू के टर्म में फॉर्मूला में निकाल के लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्योंकि ई जो भी है वो कांस्टेंट है और हमें डी ए को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रेशन का 0 वैल्यू 1 होगी और ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? और डी ए को जब इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि डी ए जो है ये गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस स्मॉल दरार है उसका ये पार्ट है, इंटीग्रेट करने के बाद उसका पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। देन ई इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। अब इसी को अगर हम क्यू की वैल्यू रख दें तो एक दूसरे तरीके का फार्मूला मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू जगह पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं रो इनटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दिया। अब ये देखो 4 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो यहाँ बच गया, 3 ये है एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये काम हो जाएगा। क्लियर? अब हम सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस एट सरफेस पर जो लेंगे, सरफेस पर मतलब क्या होगा, क्यू पर जब हम फाइंड करेंगे, जब क्यू पर फाइंड करेंगे तो हमें एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रा करना होगा जो उस पॉइंट क्यू से होकर के जाए, और सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, इस
स्फीयर के सेंटर पर होना चाहिए। तो क्लियर सी बात, वो गॉसियन सरफेस इसके सरफेस से होकर के जाएगा, मतलब ओवरलैप करेगा चार्ज स्फीयरिकल चार्ज कंडक्टर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस से होकर के जाएगा। तो इस केस में जो आर है वो आर के इक्वल हो जाएगा। तब ये मामला हमारे पास बनेगा E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर, ये आर स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हमें देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फाइंड करना है और वो भी एट द सरफेस फाइंड करना है, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और अगर उसके आउटर किसी पॉइंट पर, बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उस केस में हो जाएगा E इक्वल रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू रहेगा कि आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर सी बात है। अब अगर हम देखते हैं, चलो उसको बात देखते हैं जब ग्राफ को बनाएंगे। अब हमें देखना है कि पॉइंट की थर्ड केस हमें लेना है कि टी पर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या है। तो थर्ड केस हम देखते हैं एट इंटरनल पॉइंट, उधर से एट पॉइंट क्यू, जब क्यू नहीं है यहाँ पर टी, मतलब पॉइंट नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर लाइन कहीं पर है तो हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमें तो कहीं करना पड़ेगा क्या, स्टेबल गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे। ये देखो हमने डिस्टेंस स्मॉल आर्किंग जो है वेरिएबल पार्ट ये आर है, यहाँ पर आर की वैल्यू ये हो गई थी, यहाँ पर आर की वैल्यू बरकरार इक्वल हो गई थी, यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू यही वेरी कर रहा है कि हमने आर ही इसको ले रखा है। ठीक है, तो हमें गॉसियन सरफेस जो ड्रा करें तो आर रेडियस का ये स्टेबल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर कितना चार्ज होगा पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा, देन हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, surface you can say that उसको Q base है, Q base इक्वल हो जाए 4/3 पाई r क्यूब। इस गॉसियन सरफेस स्टेबल सरफेस जो हम कहा किसका वाला, इसके अंदर फाइंड करना कितना क्या है इनटू चार्ज ये कितना हो जाएगा। क्लियर, अब हम डेफिनेशन और गॉस थ्योरम एक साथ अप्लाई कर देते हैं। तो पता है फाई इक्वल टू पाई का नाट होता है, फाई इक्वल टू ही क्या होता है रो सरफेस इंटीग्रेशन आपकी जाती ये होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इक्वल टू हो जाएगा Q प्लस अपॉन एप्सिलॉन। और यहाँ पर जो भी पहले हम ये कर दें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा E D A cos 0, क्योंकि यहाँ पर वही कंडीशन है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बाहर कर होगा, इन्हें का डायरेक्ट बाहर कर होगा, और जो बाहर का है उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी पर नहीं बल्कि जो होता है उसके कारण होगा ना, बहुत सारा तुम्हारा यही कर रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा E D A cos 0 इक्वल टू Q डैश की वैल्यू, Q डैश वैल्यू हमारे पास ये है, हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ क्या है काशियों में डबल हो जाएंगी, ये बनेगा E इनटू इंटीग्रेशन ऑफ D A और ये हो जाएगा 4/3 एप्सिलॉन नॉट पाई r क्यूब इनटू रो। और डी ए की वैल्यू हमें पता ही है, क्या हो जाएगा डी ए की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा E इनटू डी ए जो है इस गॉसियन सरफेस का पार्ट है, उसमें एक कर है,
इसका हमें सरफेस एरिया यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू क्लियर। अब देखो ये 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/ρ/3 और r³ हो जाएगा, E इक्वल टू होगा ρ/3 into r। इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इन द नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो होगा वहाँ पर जीरो नहीं होता। अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता या फिर जो है चार्ज स्फीयर होता, चार्ज स्फेरिकल शेल होता, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो होती। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, बल्कि कितनी हो जाएगी, E इक्वल टू ρ/0। ठीक है। हाँ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसको वेक्टर में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करें, आर कैप यूनिट वेक्टर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दें। तो वेक्टर फॉर्म अगर हमें ये लिखना है, E इक्वल टू ρ/3 r इंटू आर कैप, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते वेक्टर ही मिल जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस इक्वेशन से देखते हैं, इस इक्वेशन से तो इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी जब हम सेंटर से सरफेस तक करते हैं तो वो पॉइंट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इससे और इससे देखने से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। कब तक, विद इन द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, जब तक हम स्फीयर के अंदर रहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आगे स्केल पर रहेंगे, क्योंकि बोर्ड के नीचे आ रहा है देख नहीं रहा कैमरे में, हम इसको फिर से क्लियर कर रहे हैं। आगे हम इसके आगे ये बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी किसके अलावा में रेडियस के अलावा, इस पॉइंट पर देखें तो रेडियस के अलावा, इस पॉइंट पर भी देखें तो रेडियस के अलावा, तो रेडियस के अलावा में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी किसी पॉइंट पर नहीं। अब इसको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ρ/3 इंटू आर तो इतना तो है ही है। अब यूनिट वेक्टर अलावा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैप हम कर सकते हैं, और यहाँ पर आर इंटू आर कैप को हम लिख सकते हैं ρ/3 इंटू वेक्टर आर, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक यूनिट वेक्टर का वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा। और लेकिन जब ये कहाँ पर हुआ, इनसाइड द स्फीयर, और जब ऑन द स्फीयर लेंगे, ऑन द स्फीयर तो E इक्वल क्या होगा, ρ/3 इंटू आर तो है ही, इसी को वेक्टर फॉर्म में। लेकिन जब हम आउटसाइड पॉइंट पर लेंगे, आउटसाइड पॉइंट पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इस फॉर्मूले से अगर देखेंगे E इक्वल टू हो जाएगा ρ/3 r³ और r² इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर r। ये जो है वो लेंगे, यहाँ r कैप हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर क्लियर हो गया। अब ये देखिए वेक्टर की इंटेंसिटी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर किस तरीके से वेरी करती है, ये चीज़ क्लियर दिख रहा है कि सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो पॉइंट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जैसे ही हम बाहर चलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम स्फीयर के बाहर चलेंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिरेगी,
कम होगी, चाहे इधर चले चाहे इधर चले चाहे ऊपर चले, जब भी हम बाहर चलेंगे इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब? जब हम सरफेस से बाहर चलेंगे। और जब स्फीयर के अंदर रखेंगे सेंटर जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी वैसे वैसे आगे अंदर बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहते हैं और ये पार्ट ये है हमारा ग्राफ जिस पर हम दे रहे हैं बाहर, और ये हो गया ओरिजिन को फाइल कैसे ये हो गया सेंटर। ठीक है, तो क्योंकि स्फीयर जो हमारा है अगर ये देखते हैं स्फीयर का रेडियस जो है वो r, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी यहाँ तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंक्रीज, चाहे इधर लें चाहे इधर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज होगी अप टू सरफेस। ठीक है, उसके बाद क्या होगी है जैसे ही हम बाहर आएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज होगी और इनफाइनाइट के आसपास जीरो हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर भी आने वाला है जीरो। ओरिजिन के या सेंटर के इधर चलेंगे तो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ेगी करेंगी अप टू स्फीयर तक कंटिन्यूसली बढ़ेगी, बाहर जाने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, चाहे वो इधर चलें राइट में चाहे लेफ्ट। ठीक, ये इंटेंसिटी। ओके गाइस, अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे देखेंगे इसके एप्लीकेशन के आधार पर। अगर वीडियो में जो कंटेंट बताया गया है वो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जिससे और भी लोग हमारे चैनल से जुड़ें।